बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली वेलकम बैक टू द एचआर फिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानेंगे व्हाट इज प्रोविडेंट फंड एंड इज प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल। क्या जो प्रोविडेंट फंड है जब वो एट द टाइम ऑफ योर कंपनी लीविंग और रिटायरमेंट जो आपको प्रोविडेंट फंड रीइम्बर्स किया जाता है, तो क्या उसके ऊपर टैक्स जो है वो लागू होता है, मतलब टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं। और टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड क्या है, क्योंकि जो टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड है वो प्रोविडेंट फंड की टाइप पर डिपेंड कर रहा होता है कि प्रोविडेंट फंड की टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोविडेंट फंड जो है वो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि जी प्रोविडेंट फंड है क्या चीज। सो हेयर आर सम डेफिनेशंस फॉर प्रोविडेंट फंड। A provident fund is an investment fund that is voluntarily established by employer and employers to serve as long-term saving to support an employee retirement। अच्छा, इसमें वो जैसा कि आपने अभी देखे कि वो उन्होंने डेफिनेशन में लिखा हुआ कि वॉलंटरली एस्टेब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। सो इसमें ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पॉलिसी जो है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है कि हमारे पीएफ मीन प्रोविडेंट फंड की जो पॉलिसी है वो ये है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि जी प्रोविडेंट फंड जो है, मतलब उसके ऊपर कौन से फैक्ट्स जो हैं जिसके ऊपर प्रोविडेंट फंड है वो डिपेंड कर रहा होता है। बट इससे पहले प्रोविडेंट फंड को अगर थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो आपको समझ आएगी कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। कि एट द सेम टाइम आपकी सैलरी से कुछ परसेंटेज कट भी होती है, एंड उसी टाइम पे जो एम्प्लॉयर है कुछ परसेंटेज वो भी ऐड कर रहा होता है। मीन सेम परसेंटेज जितनी आपकी सैलरी से कटेगी उतनी ही एम्प्लॉयर ऐड करेगा, और वो आपकी सेविंग में सेव होती जाएंगी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंपनी आपको वो जो आपकी सेविंग प्लान सेविंग अमाउंट होती है वो आपको वापस करती है, ठीक है। अब जो फैक्ट जिनके ऊपर प्रोविडेंट फंड जो है वो डिपेंड कर रहा होता है वो क्या है, उसमें आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड मैच्योरिटी पीरियड। अब ये तीन मेन पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर पीएफ जो है वो बेस कर रहा होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, डिफरेंट कंपनीज उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय से जो है वो होता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देख लेते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है उसने वो रखा हुआ है जी कि मेरा एम्प्लॉय, उसको जब 6 माह हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, देन उसका पीएफ कटना स्टार्ट होगा। या लेट्स सपोज जी जैसे वो प्रोबेशन कंप्लीट होती है उसकी और वो परमानेंट एम्प्लॉय में शिफ्ट होता है, उसके साथ ही उसका जो पीएफ है वो कटना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। देन क्या जी, पीएफ कंट्रीब्यूशन आ जाती है। पीएफ कंट्रीब्यूशन में आ जाता है कि जी कितनी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगी और कितनी अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर एड ऑन करेगा। मीन जितनी एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगी उतनी ही एम्प्लॉयर एड ऑन करेगा, तो ये पीएफ कंट्रीब्यूशन आ जाती है। इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी पॉलिसी और कंपनी रेवेन्यू, तो कंपनी डिसाइड कर लेती है, ठीक है। देन मैच्योरिटी पीरियड। अब इसमें मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है कि कितनी देर बाद जो है वो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको क्लेम कर सकता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म सर्विस सर्विंग जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए इसको पीएफ को बनाया जाता है, मीन ताकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का जो ड्यूरेशन है, मतलब एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन है वो ज्यादातर देर तक चली। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको एट 5 ईयर तक, वो मिनिमम 5 ईयर रखती हैं कि अगर एक एम्प्लॉय को कम से कम 5 साल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएंगे, देन उसका जो वो क्लेम कर सकता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर उससे पहले वो लीव करके जाता है तो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वही उसको मिलती है। सो दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पीएफ प्रोविडेंट फंड। देन आगे अभी कुछ टाइप्स हैं
वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड की टाइप्स क्या होती हैं। सो मेन अभी जो है वो थ्री फॉर्म्स होती हैं प्रोविडेंट फंड की, जिसमें हम देख लेते हैं कुछ आती हैं जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जिन और उसके बाद जो एक टाइप है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए होती है। देन एक हम जिनको बिल्कुल लो लेवल ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं उनके लिए होता है, वो डिफरेंट टाइप्स हैं ये। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब ये जो है ये सोनली जो एप्लीकेबल होता है वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज में जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। अब इसकी अगर देखते हैं, इट इट इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड other many business institution. This form is exempted from income tax. Payment from such fund do not need recognition from Commissioner Inland Revenue. अब देखें ये जो फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड है इसमें वो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है ये नॉन टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड है। और सेकंड पॉइंट के वो कहता है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू से भी आपको इसको रिकॉग्नाइज कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अब इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में मेंटेन्ड हो रहा होता है। दैट्स द रीजन, ठीक है। तो ये जो स्टेटूटरी प्रोविडेंट फंड होता है ये सोनली अगर आप देखेंगे तो ये आपको गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज में ही मिलेगा। इसको इन द नेम ऑफ गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं। देन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है? अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो है जो प्राइवेट सेक्टर पर इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, the recognized provident fund is recognized by the commissioner in land revenue under the 16th schedule of income tax ordinance 2001। अब इसमें जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन ये आ गया कि ये जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है उससे रिकॉग्नाइज्ड होगा। ये अगर आप देखेंगे अकाउंट्स वालों को इस बारे में ज्यादा पता होगा कि ये जब भी पीएफ वो जमा कर रहे होते हैं, मतलब डिडक्शन कर रहे होते हैं, वो उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। देन एनुअली और बाय एनुअली उसका ऑडिट होता है और वो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू से आपको रिकॉग्नाइज करवाना होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड इज मेंटेन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये जो टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड है ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होता है। पेमेंट फ्रॉम सच प्रोविडेंट फंड आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। इसमें भी जो अब आ गया वो ये कि जो प्रोविडेंट फंड है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी जो टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सो अभी तक हमने दो टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड देखी है, रिकॉग्नाइज और स्टैट्यूटरी, जिस पर जो इनकम टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। सो लास्ट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आ गया। अब अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है उसको जानते हैं। दिस फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड हैज नो एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये आ गया कि जी ये जो प्रोविडेंट फंड है इस पर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। मीन जो भी इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेट्स सपोज अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी से 90,000 कटा था और एम्प्लॉयर ने भी 90,000 ही एड ऑन किया, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगी 90,000 उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। मीन अगर अकॉर्डिंग टू करंट टैक्स स्लैब देखें तो वो 1,000 रुपया बनता है, ठीक है। तो वो 1,000 रुपया उसको टैक्स जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। बट इसमें एक ये है कि इसमें जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है उस पर चार्ज नहीं होता। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है सिर्फ उस पे ही जो है वो टैक्स चार्ज होता है। सो अभी हमने तीन जो टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड पढ़ी हैं उनमें से सिर्फ ओनली वन जो अभी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले नजर आ रहा है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर सिर्फ टैक्स जो है वो चार्ज होता है, ठीक है। अब हेयर आर सम स्क्रीनशॉट्स जो मैंने एज एन रेफरेंस यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं कि इस प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल, तो वहाँ पे आपको वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की एग्जांपल देता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो सिर्फ इसी को देखकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्लेम कर देते हैं कि जी मेरा प्रोविडेंट फंड जो है वो टैक्सेबल नहीं है।
बट उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जाके अपने जो पॉलिसीज और प्रोसीजर है उनमें देखना है कि उनकी कौन सी टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड है। देन हमने सेकंड स्लाइड में देखा था कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है या प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हैं, बट अभी जो सर्वे है कि पाकिस्तान में 2 to 15% तक, मतलब 2% से लेके 15% तक कंपनी डिसाइड कर लेती है और उसको डिडक्ट कर लेती है। एज एन मेरा अभी रिसेंट एक एक्सपीरियंस था एक मल्टी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उन्होंने 6.3% फिक्स किया हुआ है कि हर एम्प्लॉय रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन टाइटल, रिगार्डलेस ऑफ देयर सैलरी, उसकी सैलरी में से 6.3%, 6.3% प्रोविडेंट फंड कटेगा और इतना ही जो क्या है एम्प्लॉयर वो ऐड करेगा, मतलब कंपनी ऐड करेगी। और ये टोटल अगर हम इसको सम अप करें तो ये बनता है 12.6% ऑफ हिज सैलरी। मतलब 12.6% जो है वो एवरी मंथ समझ लें कि उसकी सेविंग में जा रहा है। ठीक है। सो अगर आप प्रेफरेंसेस में चेक करना चाहें और इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो आप द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 एंड द 16 स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इसको डिटेलली पढ़ सकते हैं। इसमें आपको और भी कुछ आप जो चीजें आपको इस वीडियो में नहीं समझ आई, अगर आप उनको डिटेलली पढ़ना चाहें तो वो आप इन ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा आपको आंसर कर दूंगा। एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर विद योर fellows।